सो गुड इवनिंग गाइस। आज से हम चालू कर रहे हैं रिसर्च एनालिस्ट के एग्जाम्स की प्रिपरेशन की एक सीरीज बना रहे हैं। तो इस सीरीज में हम कवर करेंगे सारे चैप्टर वन बाय वन। एंड यू नो ऑल अबाउट रिसर्च एनालिस्ट एग्जाम एनआईएसएम कंडक्ट कराता है इसको। एग्जाम होता है ये अराउंड 600 मार्क्स का, जिसमें आपको 60% लाने पड़ते हैं। यदि आप 60% ले आते हैं तो फिर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है और एनआईएसएम आपको आरए का सर्टिफिकेट देता है। आरए मीन्स रिसर्च एनालिस्ट। ओके, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधे हम चैप्टर फर्स्ट की ओर चलते हैं। कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन है, ये वर्कबुक आपको एनआईएसएम की मेन साइट पे मिल जाएगी, वहां से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, कुछ पॉइंट्स है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से ये दो पॉइंट हमेशा याद रखना कि जब भी आप टेस्ट सेंटर में आरए का एग्जाम देने जाओगे तो आप उनसे वहां पे ओपन ऑफिस कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, प्लस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की भी एक सीट आप यूज कर सकते हो जिसमें आप फॉर्मूले नहीं लगा सकते हो। और मैं तो चाहूंगा कि ना ही लगाओ, यदि लग भी रहा हो तो सिर्फ कैलकुलेटर का यूज करना है वहां पे हमें। ठीक है। और इन सेकंड में क्या लिखा है कि द सिंपल केस लेट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें आपको मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन गलत होता है तो 0.5 मार्क्स कटते हैं। ओके, तो लेट्स बिगिन विथ न्यू चैप्टर। ये हमारे चैप्टर्स है। फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च एनालिस्ट, सेकंड इंट्रोडक्शन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। वन बाय वन मैं डेली ये चैप्टर्स जो है अपलोड करूंगा। हम एक दिन में एक ही चैप्टर कवर करेंगे। ओके, ये टोटल यहाँ पे 13 चैप्टर होने वाले हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है वो देख लेते हैं, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो जैसे कि हम फर्स्ट चैप्टर आज कवर करने वाले हैं, जिसमें ओनली 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ओके, मतलब वन तीन क्वेश्चन आएंगे, वन वन मार्क्स के। ओके, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो 3 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। बाकी मेजरली वेटेज है कंपनी एनालिसिस एंड वैल्यूएशन प्रिंसिपल, जहाँ से 16 क्वेश्चंस आएंगे। तो इन पे बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना है हमें। तो चलो फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एनालिस्ट प्रोफेशन। रिसर्च एनालिस्ट होता क्या है ये बताने का कोशिश किया है इस चैप्टर में। ओके, सो पहले क्या बोला है तो हम कुछ पढ़ लेते हैं। इमेजिन यू डिसाइडेड टू बाय अ न्यू फोन, what would you process of selection for the price range decided? Would you shortlist a set of brand comparison various technical specification depending upon the what? इसमें ये बताना चाहा है कि जैसे कि हम कोई फोन खरीदते हैं तो फोन खरीदने से पहले हम क्या देखते हैं कि उसमें क्या क्या स्पेक्स है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कौन सा हार्डवेयर यूज किया है, कैसा कैमरा है, कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, इस प्राइस रेंज में कितने अच्छे दूसरी कंपनी के फोन आ पा रहे हैं, क्या ये इस प्राइस रेंज में सूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या इन फ्यूचर इससे अच्छा फोन इस प्राइस में आ जाएगा। तो ये एक, हम जब फोन खरीदने जाते हैं तो हम डिफरेंट टाइप की एनालिसिस करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से एक आर एनालिसिस करता है। ठीक है, द प्रोसेस इज वेरी सिमिलर टू द काइंड ऑफ वर्क रिसर्च एनालिस्ट। ठीक है, रिसर्च एनालिस्ट का भी काम यही होता है। क्या क्या होता है, तो टू हेल्प देयर क्लाइंट टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देयर इज अ रिसर्च कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस सोर्सेस एंड देन एनालिसिस प्रोसेसिंग ऑफ डेटा टू टेक डिसीजन। कुछ नहीं करता है रिसर्च एनालिस्ट, क्या करता है कि एक कंपनी का पूरा रॉ डेटा मटेरियल जो भी होता है उसको कलेक्ट करता है। उसके बाद उस रॉ डेटा पे वो एनालिसिस करता है। आफ्टर हिज और हर एनालिसिस वो अपना एक डिसीजन बनाता है। और वो डिसीजन या तो कोई फर्म है तो वो फर्म अपने क्लाइंट्स को शेयर करती है, कई बार कोई इंडिविजुअल आर ए रहता है वो अपने क्लाइंट को शेयर करता है। तो ये जो काम होता है वो रिसर्च एनालिस्ट का होता है। ठीक है, मैं आर ए वर्ड यूज करूंगा तो आप उसको फुल फॉर्म रिसर्च एनालिस्ट ही होगा, मे बी कि यू नो। ठीक है, तो अपन आ जाते हैं। तो डेटा एंड इंफॉर्मेशन आर imperatively to the function of the research analyst. RA need information pertinent of the investment being evaluated. This would be information about the मैक्रो माइक्रो इकोनॉमी। ठीक है, तो इसमें अपने को क्या क्या रहता है कि इसमें किस किस टाइप की इंफॉर्मेशन इंक्लूड रहती है। मैक्रो इकोनॉमिक, माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स रहते हैं, इंडस्ट्री स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है, कंपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। Economic information may be collected from government and static and data provided by the central bank। जैसे कि इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन की कोई कंट्री है, उसकी इकोनॉमी कैसे वर्क कर रही है,
तो उस इकोनॉमी को एनालाइज करने के लिए हम क्या देखेंगे, उस कंट्री का जीडीपी देखेंगे, इन्फ्लेशन देखेंगे, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखेंगे, तो ये सब चीजें, इंटरेस्ट रेट भी हम मेजर करते हैं, तो ये सब हमें कहाँ से मिलेगा, वहाँ की सेंट्रल बैंक से मिल जाएगा जो कि इंडिया में आरबीआई है, और वहाँ की गवर्नमेंट का जो डेटा होता है वहां से मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं हम, द डेटा ऑन अ ग्लोबल ग्लोबल फैक्टर में बी कलेक्टेड फ्रॉम इंटरनेशनल एजेंसी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यहाँ से भी मिल जाता है अपने को, एशियन डेवलपमेंट बैंक यहाँ से मिल जाता है, तो ये सब चीजें है, ठीक है। कुछ नहीं, यहाँ से गो थ्रू कर देना। इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी जाते हैं, अब मान लो कि हमें इकोनॉमिक अच्छी लग गई, कि भैया इस कंट्री की इकोनॉमी अच्छी परफॉर्म कर रही है, तो उसके बाद अब कौन सा सेक्टर उस कंट्री के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहा है हमें वो भी तो देखना पड़ेगा। क्या होता है कि मान लो कि इंडिया में स्टील अच्छा, हाँ मतलब स्टील बनता है इंडिया का, तो मे बी कि इंडिया का स्टील अच्छा वर्क कर रहा होगा, लेकिन मान लो कि इंडिया में ऑयल प्रोड्यूस नहीं होता है, तो इंडिया में ऑयल की कंपनी उतने ज्यादा परफॉर्म नहीं करेगी एज कम्पेयर टू दुबई जहाँ पे होता है, या इराक ईरान, ठीक है, जहाँ पे ऑयल होता है। तो हमें कहाँ पे देखना है कि उस कंट्री का कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है इंडस्ट्री एनालिसिस। इंडस्ट्री के बाद हम कहाँ पे आते हैं, तो इंडस्ट्री के बाद हम आते हैं कंपनी स्पेसिफिक, कि भाई कि कंपनी स्पेसिफिक या कंपनी एनालिसिस, कि भाई अब ये एक सेक्टर है, अब इस सेक्टर में भी तो मल्टीपल टाइप की कंपनीज होगी, है ना। मान के चलिए कि यहाँ पे टाटा स्टील होता है, जिंदल स्टील होता है, तो ऐसे ढेर सारे स्टील्स की भी कंपनी होती है। तो अब इसके बाद हमने इकोनॉमिक एनालिसिस किया, इंडस्ट्री एनालिसिस किया और सेक्टर एनालिसिस किया, फिर उसके बाद हम कहाँ गए, कंपनी एनालिसिस, कि भाई इस फील्ड में इस सेक्टर में कौन सी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, तो इसको एनालिसिस करने के लिए हम कहाँ पे आएंगे, कंपनी एनालिसिस पे, ठीक है। और और क्या लिखा है इसमें, compliance requirement meeting official of the company authorized to provide it and other sources such as plan facts, ठीक है, यहाँ से तो कोई मतलब नहीं। एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्वालिटेटिव फैक्टर दैट अफेक्ट ऑपरेशन परफॉर्मेंस सच एज efficiency of operation, competitiveness, business plan and work ethic and management other and the quantitative factor हाँ ठीक है। तो किसी भी हमको कंपनी का एनालिसिस करना है या उस पर डिसीजन बनाना है, तो दो मेजर फैक्टर होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब कि नॉन न्यूमेरिकल, और जिसमें हम क्या देखते हैं कि ये कंपनी का मैनेजमेंट कैसे परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे टीम वर्क कैसा है, ठीक है, तो कंपनी का फ्यूचर गोल क्या है, बिजनेस प्लान क्या है, कंपनी अपने कॉम्पिटिटर को कैसे compete कर रही है, कंपनी के ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, है ना, कंपनी का वर्क एथिक कैसा है, तो ये सब चीजें क्या हो जाएंगे अपने, ये हो जाएंगे अपने क्वालिटेटिव। और क्वांटिटेटिव में हम जाएंगे तो भैया कंपनी की सेल्स क्या है, कंपनी कितना रेवेन्यू कर रही है, क्या कॉस्ट, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है कि नहीं है, कंपनी में क्या रिस्क है, कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है या नहीं कर रही है। तो इन सब चीजों पे क्या करते हैं कि रिसर्च एनालिस्ट बहुत टाइम देते हैं कि कंपनी को एनालिसिस करने के लिए, ठीक है, और बहुत सारा डेटा कलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं कि डेटा को एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद वो आते हैं काय पे, डिसीजन पे, कि हमारे को इस कंपनी के शेयर्स को बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, ठीक है। इसको अच्छे से समझना, ये क्वेश्चन आया था आरे में, कि आफ्टर टेकिंग डिसीजन what research analyst say that whether to buy, hold और sell, है ना, तीन चीज बताता है, सिर्फ बाय और सेल नहीं बताता, होल्ड भी बताता है, ये याद रखना, ठीक है। तो रिसर्च एनालिस्ट आर डिफाइंड बाय द नेचर ऑफ एनालिसिस दे डू द कवरेज एंड यूजेस ऑफ, ठीक है, ये तो कुछ नहीं है। हाँ, अब ये इन तीन में से क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट होता है सेल साइड एनालिस्ट, बाय साइड एनालिस्ट और इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट। तो देखो बेसिकली क्या होता है, सेल साइड मतलब क्या होता है कि मान लो कि मैंने एक कंपनी पर रिसर्च किया, उस कंपनी पे रिसर्च करने के बाद मैंने ये डिसीजन बनाया कि भाई मुझे इस कंपनी का जो ग्रोथ है वो अभी नहीं दिख रही है, मे बी कि इसमें डाउनफॉल आ सकता है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा मेरे क्लाइंट को कि भैया यहाँ पे तुम क्या करो, इस कंपनी के स्टॉक्स को सेल कर दो। अब कौन सी जो है फर्म है या कौन सी बैंकिंग या एडवाइजरी है या सर्विस की जो इस चीज में बताती है कि सेल साइड एनालिस्ट मतलब कौन उस पे सेल साइड के सिग्नल देता है, समझ रहे हो। तो देखो बस इतना याद रखना, सेल साइड में कौन आते हैं, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मेजरली रोल प्ले करती है, ब्रोकिंग फर्म होती है, एडवाइजरी सर्विसेज और क्लाइंट, ये जो होते हैं ये होते हैं सेल साइड वाले। सेम बाय साइड की भाई मैंने सोचा कि कंपनी अच्छा वर्क कर रही है, कंट्री भी इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत बढ़िया है, सेक्टर वाइज ये सेक्टर बूम पे चल रहा है,
और कंपनी भी बहुत बढ़िया काम कर रही है। तो इसमें जो बाय साइड के एनालिस्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो बेसिकली बाय साइड होते हैं म्यूचुअल फंड, हेज फंड, पेंशन फंड, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, एफपीआई, फॉरेन इन्वेस्टर एंड एफ पोर्टफोलियो मैनेजर। ठीक है ना, दैट परचेज एंड तो ये लोग क्या करते हैं, ये बाय साइड एनालिस्ट एनालिसिस करते हैं ना, है ना। दिस एनालिस्ट जनरेट इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन फॉर द इंटरनल कंजप्शन, है ना, यूज बाय द फंड मैनेजर। ठीक है, ये इतना कुछ नहीं, बस ये दो चीज याद रखना कि सेल साइड में कौन कौन आते हैं, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ब्रोकिंग, एडवाइजरी सर्विस ऑफ क्लाइंट। और बाय साइड में आते हैं म्यूचुअल फंड, हेज फंड, पेंशन फंड एटसेट्रा। अब इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट क्या होता है कि मान के चलो कि भाई मैं किसी कंपनी के मैं काम नहीं कर रहा हूँ, और ऑन द बिहाफ ऑफ एनी कंपनी आई विल नॉट डू एनी टाइप ऑफ रिसर्च, और आई एम नॉट डूइंग एनी रिसर्च, I am doing research on the basis of my analysis, okay, और individually basis I am doing analysis। तो मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिसिस कर रहा हूँ मेरे बेसिस पर, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा कि ये क्या वर्क करते हैं, तो इसको अपन पढ़ लेते हैं। दे वर्क फॉर अ रिसर्च ओरिजिनेटर और बुटीक फर्म सेपरेटेड फ्रॉम फुल सर्विसेज इन्वेस्टमेंट फर्म, सेल देयर रिसर्चेज टू अदर ऑन अ सब्सक्रिप्शन बेसिस। मान के चलो कि भाई तुम मेरे क्लाइंट हो, मैं चाहता हूँ कि मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तुम मेरे क्या बन जाओ कि एक सब्सक्रिप्शन बेसिस पे क्लाइंट बन जाओ, कि भाई मैं तुम में हर महीने या कोई भी मतलब महीने में या वीक में एक दो स्टॉक बताऊंगा, कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बताऊंगा कि भैया यहाँ पे तुम अपने डिसीजन ले सकते हो, यहाँ पे एंटर कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ माई एनालिसिस। तो मैं इंडिविजुअल हूँ और सब्सक्रिप्शन बेसिस पे किसी क्लाइंट को एडवाइसरी दे रहा हूँ, या तो फिर पर सर्विस पे मैं कुछ चार्ज करूँ। तो ये होते हैं इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिसिस का काम, ठीक है ना। In a nutshell, role of research analyst in that of the selector to do a comprehensive study of a company, evaluate their past performance, analyze how company is expected to perform in the future, and make recommendation based on the analysis। रिसर्च एनालिस्ट का काम क्या होता है मेजरली, कि कंपनी पे स्टडी करना, उसकी जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज करना, इवेल्युएट करना, और उसकी जो ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करना उसकी फ्यूचर परफॉर्मेंस को। यही रिसर्च एनालिस्ट का काम है। क्या करेगा वो, कंपनी को एनालाइज करेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर पास्ट रिजल्ट, परफॉर्मेंस, एंड देन इवेल्युएट देयर पास्ट परफॉर्मेंस और research, and they predict the future performance of the company or analyze the how a company is expected to perform in the future, okay। और जब उसने बताया कि उसने सोचा कि बस चलो फ्यूचर में ये कंपनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, तो उसके बाद वो क्या करेगा, रिकमेंड करेगा किसको, उसके क्लाइंट को, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनालिसिस। गुड। तो अब ये पढ़ लेते हैं अपन, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ रिसर्च एनालिस्ट, ओके। एज अ स्टेटेड रिसर्च एनालिस्ट प्राइमरी रोल टू, हाँ कुछ नहीं, अंडरस्टैंड इवेल्युएट द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री कंपनी। ये तो अपन ने कुछ नहीं, वो तो नॉर्मली है, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी, एक इकोनॉमी को हम किस बेसिस पे समझते हैं। यदि किसी इकोनॉमी को मान के चलो कि मेरे को अमेरिका को एनालाइज करना है कि इकोनॉमी ग्रोइंग है या डेवलप्ड है, या फिर ये अभी डेवलपिंग कंट्री में आ रहा है, और ये इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है, तो मैं किस बेसिस पे उसे इवेल्युएट करूंगा कोई भी इकोनॉमी को। तो यहाँ पे दो फैक्टर आते हैं, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक और एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक, ठीक है ना। मैक्रो इकोनॉमिक मतलब कि हम देखेंगे लार्ज स्केल पे, और माइक्रो इकोनॉमिक हम देखेंगे शॉर्टर स्केल पे। मैक्रो इकोनॉमिक में हम आएंगे नेशनल इनकम पे, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी देख लेते हैं हम, है ना। फ्लो ऑफ एफडीआई एंड एफपीआई। एफडीआई और एफपीआई के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में तो बहुत डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ। देखो, एक होते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स और एक होते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। डायरेक्ट इन्वेस्टर क्या होते हैं कि ये क्या करते हैं कि मान के चलो कि मेरा कोई बिजनेस है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, या एक मेरी कंपनी है जिसमें ये लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट मेरे को पैसा दे देंगे कि भाई तुम ये पैसा लो, अपने बिजनेस में ग्रोथ करो, मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी लग रही है, तो तुम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे और मैं अपना बिजनेस को करूंगा। तो इनने क्या किया, डायरेक्ट इन्वेस्ट किया मेरे बिजनेस पे। अब एफपीआई क्या होते हैं, ये क्या होते हैं कि ये
डायरेक्ट मेरे बिजनेस पे तो पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे कि मान लो कि मेरी कंपनी एनएससी या बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक्सचेंज पे मेरी कंपनी लिस्ट है, तो ये क्या करेंगे कि वहां से मेरी कंपनी के शेयर खरीदेंगे। तो क्या हुआ, ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हुए, जो मेरी कंपनी थ्रू एक्सचेंज और मेरी कंपनी के शेयर्स थ्रू एक्सचेंज परचेस कर रहे हैं, वो होंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स है, वो क्या करेंगे, डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट करेंगे और मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक। ये जो है आया, ये तो क्लियर हो ही गया होगा। आ, कोई भी, ये पॉइंट अच्छा है, इसको समझो कि जो ग्लोबल फैक्टर होते हैं वो उस इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि जीडीपी ग्रोथ बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ट्रांजैक्शन। ठीक है, ग्लोबल फैक्टर उस इकोनॉमी पे कैसा इम्पेक्ट कर रहे हैं, ये भी हम एनालिसिस करेंगे इकोनॉमी के एनालिसिस में। ठीक है ना। तो उसका होता है अंडरस्टैंडिंग द इंडस्ट्री, जैसे कि मैंने आप पहले ही बताया था कि पहले हम इकोनॉमी करेंगे, फिर इंडस्ट्री सेक्टर और फिर कंपनी। अब हम देखेंगे कि भाई इस कंट्री में इस इकॉनमी अच्छी परफॉर्म कर रही है, तो अब इस कंट्री में कौन सी इंडस्ट्री या सेक्टर है जो कि इन फ्यूचर बढ़िया परफॉर्म करेगा या ग्रोथ शो करेगा, या तो अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना। तो हम वो सेक्टर चूज करेंगे। इसको रीड कर लो एक बार। डिफरेंट इंडस्ट्री फेस डिफरेंट challenges and opportunity, their growth drivers could be significantly different accordingly. Research analysts need to understand thoroughly the regulatory environment prevalent in the industry, business model, competition। ठीक है, हम एक इंडस्ट्री देखेंगे जिसका बिजनेस मॉडल क्या वर्क कर रहा है, उसमें क्या क्या कॉम्पिटिशन है, अपॉर्चुनिटी क्या है, कैसे वहां पे कंज्यूमर कैसे बिहेव कर रहा है उस इंडस्ट्री में। ये सब चीजों को एनालिसिस करेगा एक रिसर्च एनालिस्ट। ठीक है। अब मान लो कि उसको इंडस्ट्री पसंद आ गई कि भाई मैं जा रहा हूँ एफएमसीजी में। अब एफएमसीजी कंपनी की, नहीं, एफएमसीजी उसने इंडस्ट्री पसंद आई, तो अब उसके बाद वो जाएगा कि भाई एफएमसीजी में कौन सी कंपनी चूज करूँ, है ना। यहाँ पे इन्होंने बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया है, राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग का। देखो, राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग दोनों बहुत बढ़िया बैट्समैन थे। राहुल द्रविड़ का क्या काम था कि वो जो क्या करता था, वो अटैक नहीं करता था, वो क्या करता था, डिफेंस करता था, है ना। वो रुक के खेलता था, है ना। उसका क्या काम था कि भैया वो धीरे धीरे करके खेलेगा, पार्टनरशिप बिल्ड वाला इंसान था। और वहीं हम वीरेंद्र सहवाग की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या काम है, ये एग्रेसिव प्लेयर है। ये क्या करेगा, ये आएगा चौके छक्के मारेगा। ठीक है, मतलब इसे डिफेंस नहीं करना है, इसे एग्रेसिव जैसे काम करना है, कि मतलब इसे सीधे अटैक करना है। ओके। तो ये दो काम होते हैं। खेल दोनों क्रिकेट ही रहे, लेकिन दोनों की स्टाइल डिफरेंट है। ठीक है ना। कोई है तो एक होता है कि एग्रेशन शो कर रहा है, तो कोई स्ट्राइक रेट का ध्यान दे रहा है। ठीक है। तो अब इसी हिसाब से कंपनी, एफएमसीजी में अपन ने एफएमसीजी लिया था, तो एफएमसीजी में कंपनी डिफरेंट है, लेकिन अब उसमें से अपने को एनालाइज करना है कि कौन सी एग्रेसिव काम कर रही है। कि कोई है जो टालम टोली कर रही है कि चल रहा है तो बिजनेस चल ही रहा है, नो एनी इन्वेंशन और आर एन डी पे कोई पैसा ही खर्च नहीं कर रही है और कोई ध्यान ही नहीं है। तो ये ऐसे हम एनालाइज करेंगे। ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे तो वही है कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बेसिस पे हम कंपनी को एनालाइज करेंगे। ये फ्यूचर में जब हमारे चैप्टर्स आएंगे तो वहाँ पे हम बहुत अच्छे से समझेंगे इन सब चीज़ों को। हम्म, हाँ, ये एक अच्छा है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन विद कंपनीज एंड क्लाइंट। की भाई देखो, रिसर्च एनालिस्ट को क्या है कि कंपनीज के क्लाइंट, कंपनीज से और क्लाइंट से मिलना पड़ता है ना। कंपनी कि जो भी हो गया, मैनेजर हो गया या जो भी हो गया, उनसे इनको मिलने का मौका मिलता है। तो अब इन्हें उनसे कैसे मिलना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया, जैसे कि प्री मीटिंग रिसर्च। इसमें क्या है कि भाई तुम किसी भी मैनेजर से या मैनेजमेंट से मिलने वाले हो, कोई भी कंपनी के, उनका इंटरव्यू लेने वाले हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, प्री मीटिंग रिसर्च कर लेनी चाहिए कि भाई मैंने उनसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछने जाके, मैंने क्या क्या करना है, सवाल करने हैं उनसे, है ना, किस फील्ड में सवाल करने हैं, कितना डीप लेके जाना है। तो ये सब चीजें प्री मीटिंग रिसर्च होते हैं। क्या क्या प्रोज और कॉन्स पूछने हैं मुझे कंपनी के बारे में, कैसी परफॉर्मेंस, एनुअल रिपोर्ट, ये सब चीजें जो पूछनी है, ये प्री मीटिंग रिसर्च करनी है हमें, है ना। फिर होता है इंडिपेंडेंस एंड न्यूट्रलिटी ऑफ व्यू, कि मतलब कि इन क्वेश्चन पूछने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए,
इंडिपेंडेंट रहना चाहिए कि भाई जो सवाल मन में है वो पूछ लो, है ना। और व्यू जो होना चाहिए, जो जो न्यूट्रलिटी होना चाहिए, कि भाई ऐसा नहीं कि भाई कंपनी खराब काम कर रही है लेकिन फिर भी उनने थोड़ा सा बढ़ा के बता दिया कि नहीं 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 हमारी कंपनी अच्छा कर रही है, तो तुम भी उनके साइड हो गए कि हाँ कंपनी अच्छा कर रही है। ऐसा नहीं, तुम्हारा जो व्यू होना चाहिए वो न्यूट्रल होना चाहिए। अच्छा कर रही है तो अच्छा, बुरा कर रही है तो बुरा, ठीक है। नेटवर्क बनाने चाहिए हर कंपनी में, तुम्हारे नेटवर्क्स होने चाहिए, ये और कुछ नहीं है। क्लैरिटी ऑफ क्वेश्चंस होनी चाहिए कि भाई तुम जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो सही भी है कि नहीं है, ठीक है ना। रियलिस्टिक होना चाहिए क्वेश्चन। ओके। बाकी तो ये जार्गन वार्गन, ये इंग्लिश, ये नहीं पूछता है वो। क्वेश्चन आएगा यहाँ से कि इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ रिसर्च एनालिस्ट, ठीक है। कि एक रिसर्च एनालिस्ट में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ये तो जितने पॉइंट्स है इनको रट ही लेना। लाइक समाओ यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये इसमें से पॉइंट देगा, सीधे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए एक रिसर्च एनालिस्ट में, तो गुड विथ नंबर्स, नंबर्स में गुड होना चाहिए, कैलकुलेशन, है ना। एक्सेल, स्प्रेडशीट जो भी हो गया, गूगल का स्प्रेडशीट हो गया, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, या अदर डेटा एनालिटिक्स टूल्स लाइक एसपीएसएस हो गया, टैबल्यू हो गया, ये सब चीजें जो इसमें उन्हें अच्छे से आनी चाहिए। क्लियरिटी इन फाइनेंशियल कंसेप्ट लाइक ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, या जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड कंसेप्ट होते हैं उसमें क्लियरिटी होना चाहिए। एबिलिटी टू रीड एंड comprehend फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट, विच एबिलिटी टू आस्क, पर हाँ ठीक है, क्वेश्चंस पूछने की, अटेंशन टू डिटेल, डिटेल में जाने के में अटेंशन, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल रिटन एंड वर्बल गुड होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। अब हम आते हैं, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि व्हाट इज द रोल ऑफ रिसर्च एनालिस्ट। तो रिसर्च एनालिस्ट का रोल क्या होता है कि अब एनालिसिस करना, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट एनालिसिस अपने क्लाइंट की को एक इन्फॉर्म डिसीजन देना। तो मेरे ख्याल से देखो, रिसर्च ऑनली लॉ थर्ड ही वाला सही है बस, है ना। क्योंकि देखो इसमें क्या, फाइनेंशियल प्लानिंग उसका काम नहीं है, इन्वॉल्व टू कलेक्शन ऑफ डेटा नहीं, इतना काम नहीं है, आर ए इन्वॉल्व इन एनालिसिस ऑफ डेटा। देखो ये सब तो है, लेकिन मेन काम क्या है कि क्लाइंट को हेल्प करना, काम है इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। Analysis and decision making, the two imperative parameter involved in a affected by which of the following factor, मैनेजमेंट, ठीक है। रेवेन्यू कॉस्ट, हाँ। अब देखो जो एनालिसिस होता है और जो डिसीजन मेकिंग होता है वो किस चीज से अफेक्ट करता है, ये पूछा गया था इसमें। तो देखो मैनेजमेंट डेफिनेटली, यदि मैनेजमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो एनालिसिस में अपन वहीं पे से पीछे होने लगे कि भाई ये कंपनी का मैनेजमेंट ही अच्छा नहीं है तो ये फ्यूचर परफॉर्मेंस क्या ही देंगे। रेवेन्यू नहीं है, कंपनी लॉस में है, तो फिर हम कैसे ही जाएंगे। एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, मान लो कि कंपनी ने प्रोडक्ट बना लिया है, अब प्रोडक्ट को सेल करने में कंपनी एक एक दो दो महीने मतलब मार्केट में लॉन्च करने में ही टाइम लगा दे रही है, तो ऑपरेशंस में भी कंपनी कहीं ना कहीं वीक है, तो ये भी एनालिसिस पे फर्क डालेगा। तो ये काम करता है, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चंस थे मैंने आपको बताया था कि इनको रटी लेना, कि सेल साइड एनालिस्ट जनरल वर्क फॉर मनी मैनेजर लाइक म्यूचुअल फंड, हेज फंड, पोर्टफोलियो मैनेजर, नहीं। हमने क्या देखा था कि सेल साइड में कौन कौन थे, तो यहाँ पे आए थे हमारे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ब्रोकिंग, एडवाइजरी फर्म, ठीक है। ये थे, तो यहाँ पे फॉल्स, ठीक है। ये क्वालिटीज अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। नंबर्स में गुड होना चाहिए, क्लैरिटी इन फाइनेंशियल कंसेप्ट, एबिलिटी टू रीड, और ऑल, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, तो हम अलाउ द हो गए। तो गाइस फर्स्ट चैप्टर तो यहीं खत्म होता है। तो यदि आपको अच्छा लगा हो और थोड़ा बहुत भी नॉलेजेबल ऐसा लगा हो कि मेरी मेहनत जो मैंने करी है तो थोड़ा बहुत आपको इससे ज्ञान मिला हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अभी अभी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो जितना आप सब्सक्राइब करोगे, लोगों को सब्सक्राइब कराओगे, मेरे लिए बेहतर होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। बाय।